हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। वाटर सरफेस के ऊपर भी होता है जो बहते हुए जल के रूप में होता है। यही वाटर सरफेस यानी सतह के नीचे होता है जिसे हम भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर कहते हैं। भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर बहते हुए सतही जल की तरह शक्तिशाली तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वह अपनी घोलन की क्रिया से यानी अपने सॉल्यूशनरी वर्क से या वही भूमिगत जल नीचे जाकर के घुलनशील चट्टानों को घोल करके या डिपोजिशन करके क्या करता है, कुछ अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। तो घुलनशील चट्टानों में आने वाली जो स्थलाकृतियां हैं वो घुलनशील चट्टानों की स्थलाकृतियां कास्ट स्थलाकृतियां कहलाती हैं। यानी जब चूने पत्थर या डोलोमाइट पर भूमिगत जल की वजह से बनने वाली स्थलाकृतियां बनती हैं, चाहे वो सॉल्यूशनरी अपर्दन वर्क हो या डिपोजिशनरी निक्षेपात्मक वर्क हो। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन वर्क बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है भूमिगत जल का, क्योंकि भूमिगत जल में बहुत ज्यादा तेज प्रवाह नहीं होता है, इसलिए वो ट्रांसपोर्ट ज्यादा नहीं कर पाता है। टर्म्स के हिसाब से एक एक चीज पे बात करेंगे हम। जैसे पहला कि कास्ट स्थलाकृति बनती कैसे है। कास्ट स्थलाकृति बनती है भूमिगत जल से, यानी ग्राउंड वाटर। भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर कहां पे है, ये आप ऊपरी सतह पर हैं, सतह से नीचे अलग अलग प्रकार का जल नीचे की तरफ मूव करता है और जा करके चट्टानों में, चट्टानों के छिद्रों में, चट्टानों की दरारों में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। और इस सतह के नीचे चट्टानों की दरारों, छिद्रों यानी गैप्स, होल्स, क्रैक्स या चट्टानों की परतों में, बेड्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों की गैप, उनके होल, उनकी परतों, उनकी दरारों में जो डिपॉजिटेड वाटर होता है वो क्या होता है, ग्राउंड वाटर। अब देखिए, ग्राउंड वाटर तो हो गया, लेकिन इस ग्राउंड वाटर के सोर्सेज क्या हैं, कहां से आता है ग्राउंड वाटर। सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर, दो सोर्सेज होते हैं ग्राउंड वाटर के, एक रेन वाटर और दूसरा सहजात जल या कोनेट वाटर। रेन वाटर यानी वर्षा जल। वर्षा जल कहां पे इकट्ठा होगा, वर्षा जल इकट्ठा होगा किसी तालाब में, वर्षा जल इकट्ठा होगा किसी झील में, वर्षा जल इकट्ठा होगा किसी सागर में। ठीक, वर्षा जल इकट्ठा होगा भूमि में। ठीक है, अब इनसे कहां जाएगा पानी, इनसे रिस करके, कहां रिस करके, सतहों से रिस करके ये पानी नीचे जाएगा और अलग अलग भागों में क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, यानी अलग अलग परतों में इकट्ठा हो जाएगा। तो पहला सोर्स कौन है, रेन वाटर यानी वर्षा जल। ठीक है, दूसरा कह रहा है सहजात बल यानी कोनेट वाटर। कहां से आता है कोनेट वाटर, देखिए ये जो वर्षा जल झीलों में जमा होता है, झीलों की परतदार चट्टानों में या
सागरों में परतदार चट्टानों में, इनमें जो पानी इकट्ठा होता रहता है वो क्या होता है, वो सहजात बल के रूप में है। दो तरह का बल, जल, एक रेन वाटर वर्षा का जल, ठीक, जो कहीं पे भी जमा हो, वो भूमि में हो, वो सागर में हो, वो झील में हो, तालाब में हो, लेकिन ऊपरी सतह के पोर्स से रिस करके नीचे जाकर इकट्ठा होता है, इसे कहते हैं हम वर्षा जल। ठीक है। या दूसरा, अच्छा इसमें जो जल का स्रोत होता है वो सिर्फ यही नहीं है, इसमें आइस भी है, हिम भी तो है भाई। हिम भी किस रूप में आता है, पानी के रूप में आता है ना। तो चाहे तालाब, झील, नदियों, इसके अलावा वनस्पतियां भी हैं। नहीं, रिवर में क्या है, हाँ रिवर भी है, रिवर भी तो है पानी का स्रोत। तो इन सब में, नदी भी जोड़ लेते हैं, इन सब का पानी जब ऊपरी सतह से रिस करके नीचे जाता है फोर्स से, ठीक, तो उसे हम कहते हैं वर्षा जल। लेकिन जब ये झील की, तालाब की या नदी की, सॉरी सागर की जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों से होता हुआ जो जल है वो, या उन चट्टानों का जो जल है वो क्रैक्स में इकट्ठा रहता है, उसे हम कहते हैं कोनाइट वाटर। तो सतह से अगर रिस करके नीचे चला गया तो वर्षा जल है, चाहे वो झील, तालाब, नदी कहीं भी हो। और अगर वही जल झीलों की, तालाबों की, सागरों की अंदर जो परतदार चट्टाने हैं उनके पोर्स और क्रैक में इकट्ठा है, उसे हम कहते हैं कोनाइट वाटर। ठीक है। अंतर बहुत हुआ, देखो, मान लिया ये हुआ, ये एक झील हुआ, ठीक है, ये झील हुआ और ये झील के नीचे का भाग है, ठीक। झील के का ये पानी नीचे रिस करके चला जा रहा है, ठीक है, और इकट्ठा कहां हुआ, यहां कहीं पोर्स में इकट्ठा हो गया, ठीक। तो ये कौन सा वाटर इकट्ठा हुआ, वर्षा जल, रेन वाटर, ठीक। अब इसी झील में कुछ परतदार चट्टानें भी तो होंगी, सागरों में भी तो परतदार चट्टानें होंगी। तो जब झील और सागरों की परतदार चट्टानों में पानी इकट्ठा रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सहजात बल। समझे भाई, झील के अंदर ही, ये तो झील से रिस के नीचे चला गया ना, ये झील के अंदर की जो तलियां हैं उसी तली में अगर पानी में इकट्ठा है, सागरों में अगर इकट्ठा है, तो ये सागर और झील की जो निक्षेपित परतदार चट्टाने हैं, डिपॉजिटेड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, झील और सागर के नीचे, सागर में ही, उनमें अगर जमा है तो क्या होगा, वो सहजात बल यानी कोनाइट वाटर। हाँ बस बस वही पानी, ठीक है, उसी हम कहते हैं सहजात बल या हाँ कोनाइट वाटर। फिर अब इसमें एक टर्म आता है मैग्मेटिक वाटर, एक और सोर्स है जिसे हम कहते हैं मैग्मेटिक वाटर। क्या होता है मैग्मेटिक वाटर, एक तो हो गया वर्षा का जल, एक हो गया सहजात बल, फिर आता है मैग्मेटिक वाटर। ज्वालामुखी उद्गार से क्या निकलता है, लावा। तो जब ये मैग्मा जो कि धरातल के नीचे, ये धरातल है, ये धरातल है ना, धरातल के नीचे क्या है, मैग्मा। तो जब ये मैग्मा धरातल के नीचे आता है तो आप जानते हैं कि मैग्मा में क्या क्या होता है, वाटर वेपर, गैसेस। तो ये वाटर वेपर जो है ना, वो इसी मैग्मा से क्या होती है, कंडेंस हो जाती है, यानी संघनित हो जाती है। और संघनित होकर कहां जाती है, वो
परतों में मिल जाती है। बात समझे भाई? नीचे से मैग्मा आया ना, तो मैग्मा के साथ क्या होता है? जलवाष्प होती है। तो वो जलवाष्प क्या हो, कुछ देर बाद कंडेंस हो जाएगी, और जो नीचे जल होता है उसमें क्या होती है, उसमें मिक्स हो जाती है। तो इसे कहते हैं क्या? मैग्मेटिक वाटर। यानी मैग्मा के साथ आने वाली जलवाष्प घनीभूत होकर, मैग्मा के साथ आने वाली जलवाष्प घनीभूत होकर भूमिगत जल में मिल जाती है। हाँ, मैग्मा ठंडा हो जाएगा, और उसके साथ जो पानी है वो बगल के घनीभूत मैग्मा के साथ जलवाष्प घनीभूत होकर या कंडेंस होकर, कंडेंस होकर किस में मिल जाता है? हाँ, भूमिगत जल में मिल जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम मैग्मेटिक वाटर कहते हैं। तो तीन जगह से सोर्स हो गए। एक सोर्स हो गया वर्षा का जल, जो रिस करके नीचे चला जाता है। दूसरा, सागरों और झीलों की निक्षेपित परतदार चट्टानों के पोर्स, क्रैक्स में जो इकट्ठा जल होता है वो क्या होता है? वो कोनाइट वाटर या सहजात बल होता है। ठीक है। और तीसरा होगा मैग्मेटिक वाटर। हाँ, मैग्मा के द्वारा, मैग्मा निर्मित। जैसे कहते हैं गंगा, तो गंगा से गैंगेटिक। ठीक है, गंगा डॉल्फिन कहते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन, तो जैसे गंगा वैसे गैंगेटिक। ठीक है। अब फिर आता है वर्षा जल का संचयन। सोर्स हम समझ गए, लेकिन वर्षा जल नीचे जाके जो संचयित होता है वो अलग अलग स्तरों में होता है। देखते हैं कैसे। अभी स्थलाकृतियां नहीं, अभी तो हम केवल वर्षा जल का संचयन देख रहे हैं। यह है ऊपरी सतह। ठीक है। ऊपरी सतह के ठीक नीचे, ऊपरी सतह के ठीक नीचे जो भाग होता है उसे हम कहते हैं असंपृक्त मंडल, अनसैचुरेटेड जोन। ठीक ऊपरी सतह के नीचे। ठीक, क्यों? या कह सकते हैं ऊपरी सतह, ना ऊपरी सतह नीचे, डायरेक्ट ऊपरी सतह। तो यहां से पानी रिस करके कहां चला जाता है? नीचे। इसके पोर्स या होल से जल रिस करके कहां जाएगा? नीचे। तो इसमें पानी कभी इकट्ठा ही नहीं रहेगा। जैसे आप अगर ऊपरी सतह में मिट्टी खोदिए तो पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा, पानी कुछ गहराई पे मिलेगा ना। तो ये हुआ ऊपरी सतह। और ये ऊपरी सतह कैसी है? इसमें पानी कभी संतृप्त अवस्था में नहीं रहता। जैसे क्या कहते हैं? असंपृक्त मंडल। असंपृक्त मंडल मतलब यहां पर पानी इकट्ठा नहीं रहता है। संपृक्त मत तो इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेशन की कंडीशन तभी आती है जब उसकी कैपेसिटी के बराबर उसमें पदार्थ उपलब्ध होता है। इसमें कैपेसिटी तो है, लेकिन इनके पोर से पानी रिस करके नीचे चला जा रहा है, तो इनमें पानी इकट्ठा नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जोन। सबसे ऊपर क्या मिलेगा? अनसैचुरेटेड जोन। ठीक, और इनसे होकर के इसी असंपृक्त मंडल से क्या होता है? जल रिस कर नीचे जाता है,
ठीक, इसीलिए इसे वैडोज जोन भी कहते हैं। ठीक, इसी में क्या है, हवा भरने, इसी में तो हवा रहेगी, ऊपरी भाग है ना, इसी में रहेगी क्या, हवा भरने की वजह से इसे जोन ऑफ एरिएशन या वातायन जोन या वातायन क्षेत्र कहते हैं। ठीक, जब कभी, अब इससे नीचे की बात में आते हैं, वाइडोज जोन कहते हैं क्योंकि पानी इससे रिसर के नीचे चला जाता है। ठीक है, इसे वाइडोज जोन, यानी जो ऊपर का असंतृप्त मंडल है उसे वाइडोज जोन भी कहते हैं क्योंकि पानी रिस के नीचे चला जाता है। हवा भी इसमें भरी रहती है, इसीलिए इसे जोन ऑफ एरिएशन कहते हैं। इसी हवा की वजह से कभी कभी ऊपरी सतह में जो हवा से पोर्स बंद हो जाते हैं तो ऊपरी सतह में क्या दिखाई पड़ता है, जल दिखाई पड़ता है, पानी दिखाई पड़ता है, जो कि भाप से ऊपर भी चला जाता है। यानी अगर तेज धूप हो गई तो क्या होगा, पानी इसमें भाप से ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए इसे वातायन जोन भी कहते हैं क्योंकि इनमें हवा की स्थिति रहती है। ठीक है।